प्रश्न 1। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर, फादर कामिल बुल्के का जीवन देवदार के वृक्ष के समान विशाल था। वे परिमल नामक साहित्यिक संस्था के सम्मानित एवं वयोवृद्ध सदस्य थे। वे संस्था के सभी सदस्यों को परिवार जैसा मानते थे और परिवार के मुखिया की तरह सभी पर अपना वात्सल्य लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर छाई रहती थी, क्योंकि वे घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहितों की भांति उपस्थित रहते थे। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। प्रश्न 2। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? अथवा फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग क्यों कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे, क्योंकि उन्होंने भारत में रहकर अपने आप को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। उन्होंने कोलकाता और इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई की, हिंदी विषय में एमए किया और हिंदी तथा संस्कृत विषयों का अध्यापन कराते हुए सेंट जेवियर्स कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की प्रतीक रामकथा की उत्पत्ति और विकास का शोध कार्य किया। उनका जीवन और आचरण भारतीय संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप था। उन्हें हिंदी से बेहद लगाव था। इसके साथ ही यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों में पुरोहितों के समान उपस्थित रहते थे। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। प्रश्न 3। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर बुल्के हिंदी के प्रेमी थे, इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में किया। इसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर हिंदी में अपना शोध प्रबंध लिखा। तत्पश्चात वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और उन्होंने बाइबल तथा ब्लूबर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े रहे और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए खूब प्रयत्न किए। वे हर मंच पर हिंदी के समर्थन में अकाट्य तर्क देकर इसकी उपेक्षा पर दुहक प्रकट करते थे। प्रश्न 4। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की छवि एक आत्मीय सन्यासी की उभरती है। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। उनका रंग गोरा और उनके चेहरे पर सफेद झलक देती हुई दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थीं। वे हमेशा सफेद चोगा धारण करते थे। वे स्नेह और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में परिचितों के प्रति असीम स्नेह समाया हुआ था। प्रश्न 5। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है कि उनके पावन मन में सभी परिचितों के प्रति सद्भावना और अपार स्नेह समाया हुआ था। वे मानवीय गुणों से मंडित सहज हृदय इंसान थे और सभी के प्रति उनके हृदय से स्नेह धारा प्रवाहित होती रहती थी और उनकी करुणा का प्रसाद सभी को बराबर मिलता रहता था। वे परिचितों के हर सुख दुख में साथी होते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर उसे सांत्वना भी दी। मानवीय करुणा की तरल चमक उनके चेहरे पर हर वक्त दिखाई देती थी। प्रश्न 6। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? उत्तर, फादर बुल्के सच्चे अर्थों में एक सन्यासी थे। उनमें मानवीय गुणों का समावेश था। वे परोपकारी थे। उनके हृदय में दूसरों के लिए करुणा एवं वात्सल्य भाव समाया हुआ था। वे सन्यासी होकर भी परिचितों से विशेष लगाव रखते थे। वे उनके सुख दुख में शामिल होते थे और उन्हें अपने गले लगाने को आतुर रहते थे। वे कभी भी किसी को अपने से दूर तथा अलग प्रतीत नहीं होने देते थे। इसलिए लोग उन्हें आत्मीय संरक्षक मानते थे। प्रश्न 7। आशय स्पष्ट कीजिए। क, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। ख, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर, क, फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं थी। इस संख्या में उनके परिचित, प्रियजन और सभी साहित्यिक मित्र शामिल थे। इसलिए उनके बारे में लिखना व्यर्थ में स्याही खर्च करना है। कहने का भाव यह है कि उनकी मृत्यु पर शोकाकुल होकर रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। ख, फादर बुल्के को मृत्यु के बाद याद करना एक ऐसा ही अनुभव है मानो हम उदास शांत संगीत को सुन रहे हों।
उनकी यादें हमें उदास कर जाती हैं। इस उदासी के कारण भी उनकी याद शांत संगीत की तरह गूंजती रहती है। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर, हमारे विचार से बुल्के ने भारत आने का मन इसलिए बनाया होगा क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकता के संबंध में सुना होगा। इसी से उनके मन में भारत के प्रति अपार श्रद्धा और आदर जागा। इसके साथ ही वे यहाँ रहकर भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा से परिचित होना चाहते थे। उन्होंने अपने धर्म गुरु से संन्यास लेते हुए भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें भारत जाने दिया जाए। वे भारत में रहकर काम करना चाहते थे। प्रश्न 9। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर, इस पंक्ति में फादर बुल्के के मन में समाये स्वाभाविक देश प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। जन्मभूमि के प्रति उनके मन में गहरा प्रेम होने के कारण ही वह उन्हें बहुत सुंदर प्रतीत होती है। हम भी अपनी जन्मभूमि के प्रति बहुत उच्च भाव रखते हैं। हमारी जन्मभूमि भारत स्वर्ग से भी महान है और हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हम इसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को भी हमेशा तैयार हैं। प्रश्न 1। मानवीय करुणा की दिव्य चमक हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर लिखा गया है? उत्तर, संस्मरण स्मृतियों से बनता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण विधा पर लिखा गया है। प्रश्न 2। फादर बुल्के की जन्मभूमि का नाम बताइए। उत्तर, रैम्स चैपल, बेल्जियम लज्जयम, यूरोप शहर फादर बुल्के की जन्मभूमि थी। प्रश्न 3। फादर बुल्के किस समय सन्यासी बनने के लिए धर्मगुरु के पास गए? उत्तर, फादर बुल्के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष को छोड़ सन्यासी बनने के लिए धर्मगुरु के पास गए। प्रश्न 4। फादर बुल्के किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु चिंता करते थे? उत्तर, फादर बुल्के हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु चिंता करते थे। प्रश्न 5। फादर बुल्के ने अपनी स्टडी थीसिस शोध प्रबंध का विषय क्या रखा? उत्तर, फादर बुल्के के शोध प्रबंध का विषय रामकथा, उत्पत्ति और विकास था। प्रश्न 6। फादर की मृत्यु किस सेक से हुई? उत्तर, फादर की मृत्यु गैंग्रीन जहरबाद रोग से हुई। प्रश्न 7। लेखक ने फादर को याद करना, शांत संगीत सुनने जैसा क्यों कहा? उत्तर, फादर बुल्के सन्यासी व धर्मगुरु थे। लेखक के परिवार के साथ आत्मीय संबंध थे, इसलिए शांत संगीत जैसा कहा। प्रश्न 8। फादर बुल्के किस रूप में सन्यासी थे? उत्तर, फादर बुल्के सन्यास का संकल्प लेने से सन्यासी थे, पर मन से सन्यासी नहीं थे। वे रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। प्रश्न 10। सक्सेना को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? उत्तर, खटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न 1। फादर बुल्के की छवि अलग है, कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, बेल्जियम की भूमि पर जन्मे फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि को महत्व न देकर कर्मभूमि भारत को अपनाया और भारतीय कहलाना पसंद किया। उन्होंने हिंदी भाषा को प्रेम किया। अपने संत स्वभाव, संवेदनशीलता, मानवीयता, भारतीय संस्कृति से प्रेम, करुणाशीलता आदि गुणों के कारण उनकी छवि अलग है। प्रश्न 2। अपने व्यक्तित्व की किन विशेषताओं के कारण लेखक श्री सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग माना है? उत्तर, फादर बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम होने पर भी उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। यहाँ की संस्कृति में रचे बसे ही नहीं, बल्कि हिंदी का अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रामकथा पर शोध ग्रंथ लिखा। भारतीय परिवारों के उत्सवों में भाग लिया। वो देह की इस यातना की परीक्षा उनकी आखिरी देहरी पर क्यों दे? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फादर की मृत्यु जीवन के आखिरी दिनों में गैंग्रीन नामक रोग से तकलीफ पाकर हुई थी। उनका सारा जीवन दूसरों को प्यार, अपनत्व और ममता का अमृत बांटते हुए व्यतीत हुआ, तो जीवन के अंत में ऐसी असह्य वेदना क्यों भोगनी पड़ी? प्रश्न 4। लेखक आज भी फादर की बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। लेखक के कथन का क्या कारण रहा? उत्तर, फादर और लेखक के मध्य 35 सालों तक मधुर आत्मीय संबंध रहे। जब तक वे जीवित रहे, लेखक इलाहाबाद में हो या दिल्ली में, आत्मीयता के साथ खुले दिल से उससे मिलते और आलिंगनबद्ध हो जाते थे।
प्रश्न 5, फादर को याद करना लेखक को उदास शांत संगीत को सुनने जैसा क्यों प्रतीत होता है? उत्तर, फादर का जीवन करुणा, वात्सल्य और अपनत्व से पूरित था। वे जिनसे भी मिलते थे, खुले दिल से मिलते थे। उनके न रहने पर उनको याद करके उदासी और शांति उसी प्रकार छा जाती है जैसे उदास संगीत को सुनने पर छा जाती है। प्रश्न 6, लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोच्च था, कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक अपने जीवन में फादर को सर्वोच्च स्थान देता था। उदाहरण के लिए, लेखक ने अपने पुत्र का अन्नप्राशन का संस्कार फादर के हाथ से ही करवाया था, जबकि यह संस्कार किसी पंडित के द्वारा करवाया जाता है। प्रश्न 7, फादर कामिल बुल्के को सबसे अधिक दुहक किन लोगों पर होता था? उत्तर, फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे और इस संबंध में अकाट्य तर्क देते थे। इस कारण उन्हें सबसे अधिक दुहक उन लोगों पर होता था जो हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी की घोर उपेक्षा करते थे। प्रश्न 8, फादर के मुख से निकले शब्द जादू का काम करते थे, कैसे? उत्तर, फादर हमेशा अगाध स्नेह से पूरित होकर बात किया करते थे। इसीलिए लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर जो उन्होंने सांत्वना के शब्द कहे थे, उन शब्दों ने लेखक के मन पर जादू सा असर दिखाकर उसे परम शांति की अनुभूति कराई थी। प्रश्न 9, लेखक ने फादर को सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से भरा क्यों कहा है? उत्तर, जिस प्रकार फल फूल और गंध से भरा एक छायादार वृक्ष आश्रय लेने वालों को अपनी छाया, फल और गंध से आनंदित करता है, उसी प्रकार फादर भी परिचितों को अपनी ममता, स्नेह और करुणा की छाया प्रदान करते थे। प्रश्न 10, मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के को कहा गया है, क्योंकि उनके हृदय में सभी के लिए असीम प्रेम, ममता और करुणा समाई हुई थी। उनका व्यक्तित्व मानवीय गुणों के दिव्य आलोक से जगमगाता था। प्रश्न 11, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, इस संस्मरण से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भी फादर बुल्के की तरह मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर सभी के साथ करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपनी संस्कृति एवं राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए और दूसरों के सुख दुख का साथी बनना चाहिए। प्रश्न 12, फादर बुल्के परिमल में क्या भूमिका निभाते थे? उत्तर, फादर बुल्के परिमल साहित्यिक संस्था के अभिन्न सदस्य थे। वे अवस्था में बड़े होने के नाते बड़े होने की भूमिका हमेशा निभाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक स्नेह रखने के साथ ही हंसी मजाक में भी शामिल रहते थे। वे साहित्यिक संगोष्ठियों में गहरी रुचि लेते थे और बहस किया करते थे। रचनाओं पर निडरता के साथ मत दिया करते थे। प्रश्न 13, फादर बुल्के को अपने परिवार में सबसे अधिक याद किसकी और क्यों आती थी? उत्तर, फादर बुल्के मूल रूप से बेल्जियम देश के रेम्स चैपल के रहने वाले थे। उनके परिवार में माता पिता अलावा 2 भाई और 1 बहन थी। उन्हें अपने परिवार के सदस्यों में सबसे अधिक याद अपनी मां की आती थी। वे उनकी याद में कभी कभी डूब जाते थे, क्योंकि उनकी मां की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती रहती थी। प्रश्न 14, फादर बुल्के का अंतिम संस्कार किस विधि से हुआ था और फादर पास्कल तोएना ने उनके संबंध में क्या कहा था? उत्तर, फादर बुल्के का अंतिम संस्कार रांची के फादर पास्कल तोएना द्वारा हिंदी में प्रार्थना कर मसीही विधि से किया गया था। फादर पास्कल तोएना ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों, यह कहकर उनकी देह कब्र में उतार दी गई थी। प्रश्न 15, फादर कामिल बुल्के ने हिंदी के विकास में कैसे योगदान दिया? उत्तर, फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी के प्रति अपार प्रेम समाया हुआ था। उन्होंने हिंदी में एमए किया, रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर शोध ग्रंथ लिखा, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया, अंग्रेजी हिंदी का सबसे प्रामाणिक कोश तैयार किया और जीवन भर हिंदी को पढ़ाते रहे। साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में रहे।
प्रश्न 2। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में सक्सेना की दृष्टि में फादर का व्यक्तित्व किस प्रकार का था? स्पष्ट कीजिए। अथवा लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की दृष्टि में फादर बुल्के के प्रति कैसे विचार थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों को वात्सल्य एवं प्रेम का अमृत पिलाया, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ और नहीं था, उसकी मृत्यु जहरबाद से होना ईश्वर का फादर के प्रति अन्याय है। लेखक ने फादर की तुलना उस छायादार, फलदार, सुगंधित वृक्ष से की, जो अपनी शरण में आने वाले सभी लोगों को अपने मधुर संभाषण एवं सांत्वना से शीतलता प्रदान करते हैं। फादर बुल्के लेखक की नजरों में सबके साथ रहते हुए हम सबसे अलग थे। प्राणी मात्र के लिए उनका प्रेम व वात्सल्य उनके व्यक्तित्व को मानवीय करुणा की दिव्य चमक से प्रकाशमान करता था। लेखक के लिए उनकी स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की आंच की तरह थी, जिसकी तपन वे हमेशा महसूस करेंगे। प्रश्न 1। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए। उत्तर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। मध्यवर्गीय जीवन की आकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुवानो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों, पागल कत्तों का मसीहा, सोयाहा जल कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भो भो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य आदि। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हुआ था। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। मानवीय करुणा की दिव्या चमक समरी इन हिंदी लेखक परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उप्र में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका निधन हो गया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। उनकी प्रमुख कृतियां काठ की घंटियां, कुवानो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास लड़ाई, कहानी संग्रह, बकरी नाटक आदि हैं।